वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज राजस्थान जीके की क्लास, इतिहास, भूगोल, कला, संस्कृति के हमारे सवाल आपके जवाब की महत्वपूर्ण क्लास आपके सामने 181 नंबर क्लास है आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है। प्रतिदिन 50 क्वेश्चनों की ये रोज क्लास होती है। इसका नाम है हमारे सवाल आपके जवाब, रोजाना 9 बजे। स्टार्ट करें एक मोटिवेशनल स्पीच के साथ। क्या है आज का मोटिवेशनल स्पीच? प्रतिभावान बनो, प्रतिभावान बनो, इस दुनिया की पहचान बनो। प्रतिभावान बनो, इस दुनिया की पहचान बनो। करो संघर्ष इतना तुम, करो संघर्ष इतना तुम, कर्म और कर्तव्य से महान बनो। तो स्टार्ट करें इस क्लास को। सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना। लगातार निरंतर आपके सामने ये 9 बजे की क्लास मिल रही है। पहला प्रश्न देखिए, अक्षांशीय स्थिति के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में स्थित है? ये हमारा प्यारा सा राजस्थान है। ठीक है, कौन सा प्यारा सा राजस्थान है। और ये इस राजस्थान के अंदर यहां से कर्क रेखा गुजरती है। इस कर्क रेखा के नीचे वाला जो क्षेत्र है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है और ऊपर वाला है शीतोष्ण या उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, उसमें कौन सा आता है? देखो, अब कर्क रेखा के आसपास एक तो डूंगरपुर है और एक बांसवाड़ा है। तो ऑप्शन देखिए हमारे पास उत्तर हो जाएगा बांसवाड़ा, क्योंकि उदयपुर नहीं आता इसलिए। डूंगरपुर तो कुछ भाग आता है, पूरा नहीं आता है, लेकिन उदयपुर नहीं आता। कोटा चित्तौड़ नहीं आते, कोटा सवाईमाधोपुर नहीं आते। तो बांसवाड़ा इसका उत्तर है, सही हो जाएगा। बिज्जक डूंगरी पर सर्वप्रथम अशोक के शिलालेख की किसने व कब खोज की? बिज्जक की पहाड़ी है, आपको पता होगा। विराट सभ्यता है जो जयपुर के अंदर, बिज्जक डूंगरी, भीम डूंगरी, गणेश डूंगरी, ये प्रसिद्ध है। उस विराट सभ्यता में बिज्जक डूंगरी पर अशोक के शिलालेख की खोज हुई थी। वो कैप्टन बर्ट ने 1837 में की थी। कैप्टन बर्ट ने 1837 में। जब विराट सभ्यता की बात आई, देखो अगर कोई विद्यार्थी हमारे ये शाम 9 बजे की राजस्थान जीके की क्लास देख रहे हैं और सुबह 7 बजे राजस्थान करंट की क्लास देख रहे हैं, आपको कोई बुक उठाने की जरूरत नहीं है। करंट के मामले में और जीके के मामले में सारे प्रश्न आपके क्लियर हो जाएंगे। और अब कोशिश करेंगे हम कल से कि टॉपिक वाइज आपको टेस्ट दें। जैसे राजस्थान की स्थिति व विस्तार से स्टार्ट कर दें, फिर नदियों से स्टार्ट करें, ऐसे टॉपिक वाइज हो सकता दें। और जो लेब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं ना, चाहे साइंस के हो, भूगोल की कोई हो, फर्स्ट पेपर में जो राजस्थान करंट आएगा उसकी कल से क्लासें स्टार्ट है। पहला टॉपिक आएगा राजस्थान का खेल पर से शानदार तरीके से। तो विराट सभ्यता की खोज याद रखना 1936-37 में दयाराम बहादुर सानी के द्वारा की गई। और जब भी विराट सभ्यता की बात है, 2 बातें आपको हमेशा याद रखनी है। क्या क्या 2 बातें? ये याद रखनी है कि बौद्ध धर्म और मौर्य काल के जो अवशेष हैं वो विराट से मिले हैं। पाबूजी के फड़ व पावड़े को क्रमशः नायक व रायका जाति द्वारा किन वाद्य यंत्रों के साथ बांचा जाता है? पाबूजी की फड़ बांची जाती है और पावड़े जो होते हैं वो रायका जाति के द्वारा किन वाद्य यंत्रों के साथ? तो पाबूजी की फड़ और दूसरा फड़ रावणता वाद्य यंत्र के साथ, और पावड़े है वो माठ वाद्य यंत्र के साथ बजाए जाते हैं। पाबूजी लो पंच पीरों में शामिल है। कोल्लूमंड जोधपुर में इनका जन्म हुआ था। और बाबूजी, खास बात ये ध्यान रखना, राठौड़ थे। और बाबूजी की जब बात आई तो लक्ष्मण के अवतार, प्लेग रक्षक देवता इन्हें माना जाता है। कोल्लूमंड में बाबूजी का मेला कब बढ़ता है? देखो, मुख्य कोल्लूमंड फलोदी जोधपुर में इनका जन्म हुआ था। वहां पे एक खास महत्व का मेला लगता है चैत्र अमावस्या को। कब लगता है? चैत्र अमावस्या को। जब भी बाबूजी का नाम आए तो इनकी घोड़ी का नाम याद रखना, केसर कालमी, केसर कालमी घोड़ी। किस विशेष स्थिति को गुर्जर समुदाय दूध को जमाने व बेचने का कार्य नहीं करते? ये प्रश्न शायद 2021 के सितंबर में कृषि पर्यवेक्षक का पेपर हुआ था, उसमें आया था। मुझे पूरा याद नहीं है, लेकिन ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी ऐसी विशेष स्थिति है जिसको गुर्जर समुदाय दूध को जमाने और बेचने का कार्य नहीं करते इस दिन? तो वो तारीख है भाद्रपद शुक्ल छठ। और गुर्जर समुदाय की बात आई तो इनके जो देवता है, लोक देवता कह सकते हैं, जिन गुर्जर समाज इन्हों विष्णु का अवतार मानते हैं, वो है देव नारायण जी। कौन से? देव नारायण जी। छठा देखिए, 1378 ईस्वी में मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन की सेना को परास्त करने वाले वीर थे। मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन की सेना को परास्त करने वाले वीर कौन थे?
मालवा का सूबेदार था निजामुद्दीन। मल्लीनाथ जी कौन है? मल्लीनाथ जी की बात आती है तो बड़ा ही सिंपल सा प्रश्न आता है। शायद कल कंप्यूटर नवोदय के पेपर में क्वेश्चन आया था, मल्लीनाथ जी का मेला कहाँ लगता है? तिलवाड़ा बाड़मेर में पशु मेला लगता है चैत्र माह के अंदर, लूनी नदी के किनारे, और राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है। और मल्लीनाथ जी राजस्थान के मारवाड़ में राठौड़ वंश के ऐसे शासक जो लोक देवता के रूप में पहले जाते हैं मल्लीनाथ जी। इन्होंने एक पंथ चलाया था, कुंडा पंथ। राज्य के वह जिले जिनका कुछ क्षेत्र उन जिलों की मुख्य भूमि से बिल्कुल पृथक और दूर है, ये तो आप जानते हो, बिल्कुल पृथक व दूर है। तो दो जिले हैं, अजमेर और चित्तौड़गढ़। अब अजमेर यहाँ त्रिभुज की आकृति का है, यहाँ छोटा सा टोडगढ़ है, अलग है ना, पृथक है। और यहाँ पे इल्ली के समान चित्तौड़गढ़ है, और इसका एक भाग भैंसरोड़गढ़ रावत बाटावाड़ा है। तो ये दो अलग हो गए। निम्न में से किस सभ्यता का संबंध ईरान से माना जाता है? ईरान से कोई मिल गया होगा, वहां पे ईरान से कुछ ना कुछ मिल गया होगा, तो आहड़ सभ्यता का माना जाता है। वैसे कालीबंगा का ईरान, कालीबंगा का भी संबंध था, आहड़ का भी है। ये आहड़ सभ्यता है कहाँ पे? उदयपुर के अंदर है। कहाँ पे? उदयपुर में। पूछे कि 1953 में इसकी खोज अक्षय तृतीय व्यास ने की थी। ये बेड़च नदी के किनारे स्थित है। कौन सी? बेड़च। इसको ताम्र नगरी भी कहते हैं, और इसको धूलकोट भी कहते हैं, और अघाटपुर के नाम से भी जाना जाता है। अंबिका माता के जगत स्थित मंदिर के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? अंबिका माता का मंदिर है उदयपुर के अंदर है क्या? उदयपुर में। लेकिन ये क्या कह रहा है? असत्य बताना है, तो चित्तौड़गढ़ में तो नहीं है। शक्तिपीठ है, बिल्कुल माता का मंदिर है। मेवाड़ का खजुराहो कहते हैं, बिल्कुल सही है। महामारू शैली में बना हुआ है, प्रतिहार शैली में, बिल्कुल सही है। भोपा जनजाति की कुल देवी विरात्रा माता का मंदिर किस जिले में है? विरात्रा माता, जिसे वाकल माता भी कहते हैं, भोपा जनजाति की कुल देवी है। इनका मंदिर चोटन बाड़मेर के अंदर स्थित है। राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र पर निम्नलिखित में से किसका विस्तार है? राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र पर निम्नलिखित में से किसका विस्तार है? तो देखो, पर्वतीय क्षेत्र तो अरावली वाला क्षेत्र है, 10% 9% के आसपास है। दलदली क्षेत्र है नहीं। पठारी क्षेत्र भी दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है, ये तो नॉर्मल 7 से 8% है, ज्यादा नहीं है। मैदानी क्षेत्र है, इसी हिसाब से ऑप्शन में देखें तो मैदानी क्षेत्र है लगभग आपका कितना है? 23% है। और अगर ऑप्शन में अब मरुस्थलीय क्षेत्र नहीं है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश वो है सबसे ज्यादा 61%। लेकिन ऑप्शन भी तो हमें देखना है, तो ऑप्शन के हिसाब से तो मैदानी है इन चारों में, वैसे मरुस्थलीय क्षेत्र है। पुष्कर में रत्नागिरी पर्वत पर स्थित ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री के मंदिर में कब मेला लगता है? रत्नागिरी पर्वत पर पुष्कर में ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री माता का मंदिर है, जहां रोपवे भी संचालित किया गया। ये भी याद रखना, मेला कब बढ़ता है। एक ही प्रश्न के अंदर कितने आपके क्वेश्चन आंसर बन गए? तो भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को लगता है। अक्सर प्रश्न आता है सावित्री माता का मंदिर पुष्कर में किस जिले के किस पर्वत पर है? रत्नागिरी पर्वत पर। अगला प्रश्न देखिए, राज्य में आखिरी बार जब राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, वहां के राज्यपाल कौन थे? राज्य में जब आखिरी बार राष्ट्रपति शासन लगा था, आखिरी बार का मतलब है 1992-93 में अंतिम बार हमारे राष्ट्रपति शासन लगा था। टोटल 4 बार लगा था। पहली बार 1967 में लगा था, दूसरी बार 1977 में लगा था, तीसरी बार 1980 में लगा था, और चौथी बार जब भैरव सिंह शेखावत की सरकार थी उस समय लगा था। तो उस समय जो राज्यपाल थे वो थे एम चन्ना रेड्डी। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान का जिला जो गुजरात के बनासकांठा जिले की सीमा को स्पर्श करता है, राजस्थान का वह जिला जो गुजरात के बनासकांठा जिले की सीमा को स्पर्श करता है वह कौन सा है? अब देखिए, ये सीमा है गुजरात के साथ लगती है। राजस्थान के कौन कौन से जिले लगते हैं मैं आपको बता देता हूं, सूत्र बता देता हूं। मैं तो ये बता रहा हूं, बाड़ू, उसी, जाबा। बाड़ू, उसी, जाबा, यानी बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ये गुजरात से लगते हैं। और गुजरात के देखो कौन से लगते हैं? कब, सा, आमदा। कब, सा, आमदा, यानी कच्छ, बनासकांठा, साबरकांठा, अरावली, माही, दाहोद। अब देखो ऐसे लग रहे हैं, ऐसे लग रहे हैं, ये पूछ रहा है कि गुजरात का जो बनासकांठा है उसके साथ राजस्थान का कौन सा जिला स्पर्श कर रहा है? तो ये देखो कौन सा है? जालोर जिला है। तो इसका उत्तर आ जाएगा जालोर। ऐसी बेसिक चीजें आपको याद रखनी है। बोराट का पठार किन के मध्य स्थित है? जो बोराट का पठार है, और अभी आज जो कंप्यूटर अनुदेशक का एग्जाम हुआ है ना, उसके अंदर क्वेश्चन आया है कि बोराट का पठार कहां स्थित है। तो उमलगढ़ और गोगुंदा के बीच बोराट का पठार स्थित है, उदयपुर में, ऐसे सिरोही के आसपास क्षेत्र में। और ये जैसे ये राजसमंद आ गया, बोराट का पठार कहां पे है? उदयपुर में है। अगला देखिए,
अब व्हेल मछली के आकार का जिला कौन सा है? राजस्थान का कौन सा जिला जिसकी आकृति व्हेल मछली के समान है, यानी इस प्रकार किसी आकृति के समान वो जिला है, वो जिला है जालोर। अजमेर की आकृति देखें तो त्रिभुजाकार है, भरतपुर की आकृति देखें तो गिलहरी नुमा है, हनुमानगढ़ की आकृति देखें तो सोफे के समान है, एल के आकार की है। अरावली की निम्न पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम में कीजिए। ये पॉइंट आपको ज्यादातर याद रखना है। अवरोही और अवरोही में ज्यादा कंफ्यूज होना। अवरोही का मतलब बड़े से लेकर छोटे की तरफ जाना। ये बार बार प्रश्न बता रहा हूं और ये पेपर में बार बार आ रहा है। तो जरगा, अचलगढ़, कुंभलगढ़, रघुनाथगढ़ इसका सही जवाब हो जाएगा। रटी लो इनको, शुरुआत की 8-9 चोटियां तो रटी लो। निम्न में से कौन सा केर व धोर पसंदीदा प्राकृतिक निवास क्षेत्र है? यानी राजस्थान का कौन सा क्षेत्र है जहां पे केर होती है, धोर होती है, ठीक है, इसके अलावा आक वगैरह होते हैं, जो कंटीली झाड़ियां होती है वो होती है। तो केरा नाम सुना होगा, केर होती है, तो ये रेतीले मैदान के अंदर होती है। अब जो रेतीले क्षेत्र में रहते हैं ना पश्चिमी, उनको तो पता है ये इनकी सब्जियां भी बनती है। संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था है कि राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करते समय संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से सलाह लेगा? संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था है कि राज्यपाल की नियुक्ति करते समय संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से सलाह लेगा? तो कभी भी मुख्यमंत्री से सलाह लेगा राज्यपाल, राष्ट्रपति, लेकिन यह एकमात्र परंपरा है, कोई उल्लेखित नहीं है। क्योंकि राज्य के अंदर एक राज्यपाल होगा, यह अनुच्छेद 153 है, ठीक है, तो पूरा याद रखना है इसको। किस अनुच्छेद में राज्यपाल को विधानसभा का सत्र आहूत करने, सत्रावसान करने व भंग करने का अधिकार है? किस अनुच्छेद में राज्यपाल को विधानसभा का सत्र आहूत करने, सत्रावसान करने, आहूत शुरुआत करते, सत्रावसान समाप्त करने, भंग करने का अधिकार है? किस अनुच्छेद में? ये प्रश्न बार बार पेपर में आता है, अनुच्छेद 174 में। लेकिन विधानसभा को स्थगित करने का अधिकार हमेशा विधानसभा अध्यक्ष को होता है। जब भी आहूत करने का, सत्रावसान करने का, भंग करने का नाम आए तो उत्तर राज्यपाल करना है। स्थगित करने का नाम आए या स्थगित को कह देते हैं सदगन करने का नाम आए तो वो विधानसभा अध्यक्ष। बनासियन बुल का संबंध कहां से है? बनासियन बुल का मतलब क्या होता है? बनास नदी के किनारे एक वृषभ बेल की आकृति के अवशेष मिले, भी वृषभ बेल की आकृति के, ठीक है, वृषभ बेल की आकृति के। तो बनासियन बुल का संबंध किस सभ्यता से है? तो अब आप अंदाजा लगा लो, बनास नदी के आसपास आड़ सभ्यता बसी थी, क्योंकि बनास नदी की सहायक नदी है बेड़च नदी, और बेड़च नदी के किनारे आड़ सभ्यता थी। और कई बार ऑप्शन में बेड़च नहीं आता तो उत्तर बनास करना पड़ता है, क्योंकि बनास के आसपास की संस्कृति में बसी थी, इसलिए आहार सभ्यता को बनास संस्कृति भी कहा जाता है। क्षेत्रफल में राजस्थान का जैसलमेर जिला धौलपुर जिले से कितना बड़ा है? देखिए ये बार बार प्रश्न आ रहा है, क्षेत्रफल में राजस्थान का जैसलमेर जिला धौलपुर जिले से कितना बड़ा है? अब आपको पता होगा राजस्थान का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में 38,401 वर्ग किलोमीटर में जैसलमेर है, और सबसे छोटा वर्ग किलोमीटर में धौलपुर है, लगभग 3400 मान लो या 3300 कुछ मान लो, जितना भी 3304 है या कितना ही मान लो, ठीक है, 33,034। तो इसका देख लो लगभग 12.66 गुना होगा। कितना? 12.66 गुना होगा। तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, कई बार यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और कई बार ये पूछ लिया जाता है धौलपुर का जो वर्ग क्षेत्रफल है वो कितना है? तो 3034 है। ये राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना है? तो 0.88% है। ये भी ध्यान रखना, 0.88% है। या पूछ ले कि धौलपुर से राजस्थान कितना गुना बड़ा है? तो 112.80 गुना बड़ा है। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है, तो ये याद रखना। और जैसलमेर का पूछे, जैसलमेर का है 38,401 वर्ग किलोमीटर। ये राजस्थान यानी जैसलमेर से राजस्थान कितना गुना बड़ा है? तो 11.22% बड़ा है। प्रतिशत पूछे और गुणा पूछे तो 8.9% है। तो ऐसे थोड़ा सा लॉजिक लगाना होता है, ये गुणा गाना याद नहीं करने होते, ये क्षेत्रफल याद होता है तो अपने आप गुणा हो जाते हैं या प्रतिशत हो जाते हैं। निम्न में से कौन राजस्थान के राज्यपाल नहीं रहे? अब बहुत रहे हैं राज्यपाल, तो बहुत सारे अतिरिक्त रहे हैं। कई हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे वो भी रहे हैं, कई दूसरे राज्यपाल के कार्यवाहक भी रहे। तो शैलेंद्र कुमार सिंह रहे हैं, इनकी तो मृत्यु हुई थी तो चर्चा में है। राजीव महर्षि ये नहीं रहे भी। राजीव महर्षि राजस्थान के मुख्य सचिव रहे हैं, राजस्थान के मुख्य सचिव रहे थे 2013-14 में, और हाल ही में ये चर्चा में आ गए। क्यों आ गए? क्योंकि 2022 का इन्हें पद्म विभूषण मिला है। 2022 का पद्म विभूषण मिला है, सॉरी पद्म भूषण मिला है, पद्म भूषण मिला है, इसलिए चर्चा में। कैलाशपति मिश्र भी रहे थे, बसंत राव पाटिल भी रहे थे,
विराटरा माता मंदिर के बारे में सत्य कथन बताइए। अब विराटरा माता जालोर में स्थित है, गलत है, ये तो बाड़मेर में है। यह माता भोपों की कुल देवी है, हाँ ये पढ़ा था, ये सही है। मीणा जाति के लोग पूजा करते हैं, मीणा जाति के लोग तो पूजा नहीं करते। और उपरोक्त सभी कथन सत्य है, सत्य तो नहीं है, तो 1 नंबर है। राजस्थान के पहले कार्यवाहक राज्यपाल कौन थे? राजस्थान के पहले कार्यवाहक राज्यपाल कौन थे? तो वेदपाल त्यागी। और राजस्थान के प्रथम राज्यपाल पूछे तो गुरुमुख निहाल सिंह जी थे, 1 नवंबर 1956 को बने थे, सबसे लंबा कार्यकाल था। और वर्तमान में पूछे कलराज मिश्र है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष रह चुके हैं। ये पिछला जो सितंबर 2021 में कॉलेज लेक्चरर का एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन आया था कि ऐसे राजस्थान के राज्यपाल जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष रह चुके हैं, तो ओम प्रकाश मेहरा यानी ओपी मेहरा। और रघुकुल तिलक जिनको राष्ट्रपति ने बर्खास्त किया था वो थे बल्लीराम भगत थे। कल्याण सिंह जी तो अभी मृत्यु हुई है जिन्हें पद्म विभूषण मिला। पहले कार्यवाहक राज्यपाल और हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने मुख्यमंत्री को पद की शपथ दिलाई। देखो अपने राज्यों के अंदर एक सिस्टम है कि अगर राज्यपाल का पद खाली है तो उसकी जगह फिर हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश संभालता है। तो ऐसी कंडीशन आई थी एक बार कि वो कार्यवाहक राज्यपाल भी थे, कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे और वो कार्यवाहक राज्यपाल बने और ये इस पद पे रहते हुए मुख्यमंत्री को शपथ भी दिलाई थी। ऐसे राज्यपाल कौन थे? तो ऐसे थे जगदीश शरण वर्मा। जगदीश शरण वर्मा। थोड़ा सा गहराई से प्रश्न है ये। कालीबंगा पुरा स्थल के किस दिशा में जुता हुआ खेत मिला है? सुना है ना आपने, कालीबंगा सभ्यता से दोहरे जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। अब मान लो ये कालीबंगा है, अब इस कालीबंगा के किस साइड में जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले? बहुत गहराई से प्रश्न है, इतना हो सकता है एग्जाम में पूछ ले। तो दक्षिण पूर्व में इस साइड में दोहरे जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। लाछा गुजरी की गाय चोरी हो जाने पर किस लोक देवता ने उनकी सहायता की थी? पता है ना, सुना आपने। लाछा गुजरी की गायों को छुड़ाते समय तेजा जी को नाग देवता ने सेंद्रिया नामक स्थान पर डस लिया था और सुरसरा नामक स्थान पर उनकी मृत्यु हो गई थी, जिनकी मृत्यु का समाचार उनकी घोड़ी लीलन द्वारा उनकी पत्नी पेमल तक पहुंचाई गई थी। तो वो उत्तर आ जाएगा तेजा जी। लोक देवता गोगा जी का थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे बनाया जाता है? तो गोगा जी का थान है वो सामान्यतः खेजड़ी वृक्ष के नीचे बनाया जाता है। किसकी बहादुरी के करते बिट्ठू मेहा के रावले में उल्लेखित है? यानी किस लोक देवता के बहादुरी के किस्से या कार्य बिट्ठू मेहा के रावले में उल्लेखित है? ये प्रश्न देखिए आपके लिए मेहा हो सकता है गोगा जी। गोगा जी जिनका जन्म ददरेवा चूरू के अंदर हुआ था। भाद्रपद कृष्ण नमी को इनको सांपों के देवता कहा जाता है। और इनकी जो सिद्ध मेड़ी है वो गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में है और शीर्ष मेड़ी धुर मेड़ी शीर्ष मेड़ी है वो ददरेवा चूरू में है। धुर मेड़ी कहां पे है? गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ के अंदर है। राजस्थान के किस शहर में लट्याली माता का मंदिर स्थित है? राजस्थान के किस शहर में? तो फलोदी जोधपुर के अंदर लट्याली माता का मंदिर है। रामगढ़ जयपुर में जो वर्तमान में जमुआ रामगढ़ नाम से प्रसिद्ध है, वहां पे कछुआ राजवंश की कुल देवी जमुआई माता का मंदिर है। तलवाड़ा बांसवाड़ा में छींच माता का मंदिर है और आबानेरी दौसा में चांद बावड़ी जो बनी हुई है हर्षद माता का मंदिर है। पोखरण जैसलमेर में आशापुरा माता किस जाति की कुल देवी है जिसमें विवाहित वधु मेहंदी नहीं लगाती? आशापुरा माता का मंदिर है पोखरण जैसलमेर के अंदर। वो समाज की कुल देवी है जो समाज विवाहित वधु भी मेहंदी नहीं लगाती, वो बिस्सा समाज है। और सभी विद्यार्थियों को मैं बता देता हूं, सेकंड ग्रेड की कोई विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट पेपर के लिए हमारी नानक क्लासेज पे टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, पूरी की पूरी डिटेल के साथ। अनलिमिटेड अटेम्प्ट है, इसमें पूरा टॉपिक वाइज चल रहा है। पीटीआई के लिए फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर का पूरा चल रहा है। इसके अलावा ये देखिए पीटीआई के लिए फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर का पूरा शेड्यूल आधारित टेस्ट चल रहा है। महज 999 रुपए में पूरा प्रथम टेस्ट 100% और सेकंड पेपर 130% होंगे। एकदम 20 जून से स्टार्ट होने जा रहा है ये। 20 जून से प्रक्रिया, हर चौथे दिन ये टेस्ट होगा। शेड्यूल डाल दिया गया है, शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपको ये मिलेंगे। लास्ट में 5 मेगा टेस्ट, तो 5500 के आसपास भर्ती है, बड़ा आपको फायदा होने वाला है। इसके अलावा वीडियो मेंस मॉडल टेस्ट पेपर आप जरूर खरीद के जाए जो भी विद्यार्थी है। देखो कंप्यूटर अनुदेशक के दोनों पेपर देख लिए, करंट हमारा एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जा रहा। विश्व भारत और राजस्थान का जीके विद करंट अफेयर्स जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो करवाया जा रहा है। 15 मॉडल पेपर आपको दिए जाएंगे, 11 मॉडल पेपर दिए जा चुके हैं। मैच 51 रुपए इसका चार्ज हमने रख दिया, 151 की जगह 51। तो जो विद्यार्थी वीडियो मेंस की तैयारी कर रहे हैं, एक बार 51 रुपए सिर्फ है और ये टेस्ट सीरीज आप जरूर एक बार रिवाइज करके जाना, आपको एग्जाम में बहुत
फायदा होगा। इसके अलावा राजस्थान करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज हमारी चल रही है, तो नानक क्लासेज ऐप को आप जरूर डाउनलोड करो, आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। राजस्थान में थोरी जनजाति किस लोक देवता को अपना आराध्य रूप के रूप में मानती है? थोरी जनजाति तो पाबूजी को मानती है। किसको? पाबूजी, क्योंकि पाबूजी ने सामाजिक रूप से बहिष्कृत थोरी जाति के लोगों को आश्रय दिया था। निम्नलिखित में से किस लोक देवता ने राव जोधा को मंडोर जीतने के लिए अपना आशीर्वाद और कटार प्रदान की थी? वह लोक देवता जिसको राव जोधा, ये मंडोर पहले मेवाड़ के अधीन था, मेवाड़ से आजाद करवाया था राव जोधा ने, किसके आशीर्वाद से? हड़बू जी। और हड़बू जी को आप सारे जानते हो, हड़बू जी रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। इनका जन्म बुंडेल नागौर के अंदर हुआ था, लेकिन इनका मुख्य पूजा स्थल जो है ना, मुख्य पूजा स्थल बेंगटी फलोदी जोधपुर है। सामाजिक सुधार के लिए जम्मा जागरण अभियान किस लोक देवता के द्वारा चलाया गया? तो जम्मा जागरण, छुआछूत का विरोध, कामड़िया पंथ चलाना, शुद्धि आंदोलन चलाना, ये रामदेव जी ने चलाई थी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपबंध करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा? प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। संविधान का अनुच्छेद 153 कहता है, और 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी रह सकता है। विधानसभा में अभिभाषण व संदेश भेजने का राज्यपाल का संविधानतः क्या है? विधानसभा में अभिभाषण, जब भी नई विधानसभा गठित होती है या नए साल में नए सत्र में जब विधानसभा शुरू होती है तो राज्यपाल अभिभाषण देता है। यह अभिभाषण क्या होता है कि मंत्रिपरिषद के तैयार किया हुआ होता है, वो अभिभाषण बोलते हैं। संदेश उनके नाम जाता है। ये जो राज्यपाल का क्या होता है? अधिकार होता है। ध्यान रखना, क्या होता है? अधिकार होता है। एक राज्य के राज्यपाल के संदर्भ में निम्न कथनों पर कौन सा सही है? देखो आज बहुत सारे पर्सन राज्यपाल के हैं, तो हो सकता है कल पर्सन विधानसभा मुख्यमंत्री पर ज्यादा हो, तो ऐसे पॉइंट टू पॉइंट मिल रहे हैं। एक राज्य के राज्यपाल के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? देखो, राज्य की कार्यपालिका का शक्ति इसमें निहित है। बिल्कुल शक्ति है, क्योंकि राज्य का कार्यपालिका का प्रधान यही होता है। वास्तविक मुख्यमंत्री होता है, लेकिन नाम मात्र का होता है। जब इसको बनाया जाता है तो 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। बिल्कुल सही है। वह अपने पद पर राष्ट्रपति की मर्जी पर बने रह सकते हैं। ये तो तीनों ही सही है। इनकी बर्खास्तगी के कारण संविधान में उल्लेखित है, ये गलत है। राष्ट्रपति इन्हें कभी बर्खास्त कर सकता है, कभी हटा सकता है, ये संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ। तो 3 सही होंगे, 1 और 2 3। देखते हैं 1 2 3। निम्न पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। और फिर आ गया राज्यपाल का एक प्रश्न, और शानदार प्रश्न है, इसको अच्छे तरीके से पढ़ लो। राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेगा, प्रतिज्ञान लेगा? बिल्कुल लेगा। किसके सामने? हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सामने। शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप भारतीय संविधान की 3री अनुसूची में। बिल्कुल ये भी सही है। राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेगा। बिल्कुल ये भी सही है। शपथ या प्रतिज्ञान की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 में है। ये भी सही है। तो ये सारे सही है, चारों के चारों सही है। तो 1 2 3 4 पे जाते हैं। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है। यह प्रसिद्ध कथन निम्न में से किसका है? तो जानते होंगे आप कि राज्यपाल को सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है। ये किसने कहा था? और सबसे पहले जो राज्यपाल बनी थी ना, उसने कहा था भी हाँ, वास्तविकता में जो राज्यपाल है वो एक कठपुतली है सरकार की। और ये बात किसने कही थी? सरोजिनी नायडू ने कही थी। किसने कही थी? सरोजिनी नायडू ने। ये बात याद रखना। इसके अलावा 1-2 बातें और बता देता हूं, 1-2 बातें और बता देता हूं। नेहरू युग था ना, नेहरू युग का मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो युग था, जिसमें वो प्रधानमंत्री बने थे, विदेश मंत्री बने थे, उस काल में ये कहा जाता है कि नेहरू युग में राज्यपाल का पद गाड़ी के 5वें पहिए के समान बनकर रह गया, यानी टिप्पणी बन के रह गया। जब जरूरत पड़ी तभी इसको यूज किया। और एक पटाबी सीतारमैया थे, उन्होंने तो कह दिया कि राज्यपाल का कार्य मेहमानों की इज्जत करके उनको चाय भोजन दावत देने के अलावा कुछ ही नहीं है, बस इतना ही काम है, राज्यपाल को भेज दो। राज्यपाल निम्न में से किस परिस्थिति में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का वास्तविक प्रधान होता है? देखो, वैसे तो होता है नाम मात्र का, लेकिन वास्तविक प्रधान कब होता है? जब राज्य में अनुच्छेद 356 के तहत आपातकाल लग जाए, तब होता है। फिर राष्ट्रपति शासन लग जाता है ना राज्य में। संविधान के अनुच्छेद 156 में उपबंध है कि राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। इससे निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है?
संविधान का अनुच्छेद 156 ये कहता है कि राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद ग्रहण करेगा। कर लिया। अब इसके बारे में निष्कर्ष देखो क्या है। किसी राज्यपाल को उसकी पदावधि पूरी होने से पूर्व पद से नहीं हटाया जा सकता। भाई कोई जरूरी नहीं है, राष्ट्रपति इसको कभी हटा सकता है, क्योंकि संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। बर्खास्त कर सकता है, हटा सकता है। कोई राज्यपाल 5 वर्ष की अवधि के बाद अपने पद पर बना नहीं रह सकता। ये बात सही है कि अगर हटाए ना है तो 5 साल के बाद उसको हटाया जाता है। तो 2 नंबर है, ये बात इसकी सही है। पहला तो कोई मतलब नहीं रखता इसका, तो 2 नंबर सही है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार राज्यपाल को प्राप्त नहीं है? कौन सा अधिकार है राज्यपाल को प्राप्ति नहीं है? भी देख लो। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं करता। राष्ट्रपति है, करता है पूरे देश के अंदर। मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, ये तो प्राप्त है इसको। मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, ये भी बहुत सही है। राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका की शक्ति सीमा में किसी भी दोष सिद्ध होने पर व्यक्ति को दंड को क्षमा कर सकता है। हाँ, ये बिल्कुल आपकी बात सही है कि वो कर सकता है, क्षमा कर सकता है। पहला गलत है, पहला गलत है। तो यहां देख लो, कोई कूट दिया तो पहला गलत है। ठीक है, अगला देखो। राज्यपाल के द्वारा विधानसभा कब भंग की जाती है? राज्यपाल विधानसभा भंग कर देता है। अब करता कब है? मुख्यमंत्री के द्वारा सिफारिश करने पर हाँ, विशेष परिस्थितियों में केंद्र सरकार के आदेश पर हाँ, समय अपनी इच्छा से। इच्छा तो कुछ ही नहीं है, कठपुतली है। तो 1 व 2 दोनों सही है। ठीक है, तो 100 संविधान का अनुच्छेद 174 है ना, उसमें मुख्यमंत्री अगर सिफारिश करे तो इसे भंग कर सकते हैं। और विशेष परिस्थिति कहाँ आएगी? 356 के तहत आएगी अनुच्छेद। राजस्थान के एकीकरण के तुरंत बाद 1949 ईस्वी में राजस्थान राज्य सरकार का संवैधानिक मुख्य क्या कहलाता था? तो 1949 के बाद तो राज प्रमुख कहते थे, और राज प्रमुख बने थे स्वाभिमान सिंह द्वितीय। और 1 नवंबर 1956 पूछे कि 1 नवंबर 1956 को हमारे राजस्थान में राज प्रमुख के बाद कौन सा पद आ गया? राज्यपाल का पद आ गया। ये ध्यान रखना। राजस्थान में सर्वाधिक कार्यकाल वाले राज्यपाल कौन है? सबसे लंबा कार्यकाल सरदार गुरमुख निहाल सिंह जी का था। 1956 से लेकर लगभग 1962 तक रहे थे। उसके बाद में इतना लंबा कार्यकाल नहीं था, क्योंकि उसके बाद में तो कार्यकाल कहां से हो जाएगा? उसके बाद में कार्यकाल ऐसे हो जाएगा कि 5 वर्ष के लिए काम चलता था। तो ये ध्यान रखें। 7 अग्नि वेदिकाओं की पंक्ति कहां से प्राप्त हुई? ये प्रश्न बार बार आता है कि 7 अग्नि कुंड कहां से प्राप्त हुई। कई बार तो एग्जामिनर ने ये पूछ लिया कि कालीबंगा सभ्यता से जो अग्नि कुंड प्राप्त हुए ना, उनकी संख्या कितनी है? 7 है, कालीबंगा से प्राप्त हुए। ठीक है, ये याद रखना। आज का अंतिम प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्न में से राजस्थान की ताम्रयुगीन सभ्यता में सबसे प्रमुख सभ्यता कौन सी थी? ताम्रयुगीन सभ्यता तो कौन सी थी? आहार, ताम्र नगरी कहते हैं इसको। जब से आपसे पूछे ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी किसको कहते हैं, वो गणेश्वर को कहते हैं। 2 मुहे का चूल्हा वह बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ सिलबटा व पेन निम्नलिखित में से किस स्थान से खुदाई में मिले? 2 मुंह का चूल्हा देखा, जैसे आजकल तंदूर होता है, मान लो ये चूल्हा हो गया, इसके यहाँ भी एक छेद होता है ना, सुराख अग्नि वगैरह निकलने के लिए, ऐसे मिले पूरे, ऐसे 5-6 एक साथ मिले हैं आहड़ सभ्यता से। इससे जानकारी ऐसी मिलती है कि संयुक्त परिवार प्रणाली थी। तो ये 50% आज के इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। अब कोई विद्यार्थी कहते कि सर पूरे टॉपिक से प्रश्न नहीं थे या किससे हो गए, अच्छे तरीके से निरंतर पढ़ोगे ना तो आपको हर एक चीज समझ में आएगी। होता क्या है कि हमारी जिंदगी में हमारा कोई काम स्थिर नहीं रहता है, निरंतर काम नहीं होता है। हम पढ़ते जरूर है, 4 दिन पढ़ लिए, 5 दिन पढ़ लिए, फिर 2 दिन नहीं पढ़ते। 1 दिन क्लास ले लिया, 2 दिन क्लास, ये आपकी गलती नहीं है। अब सुबह 7 बजे करंट की जो क्लास आती है ना, मेरे साथ जो विद्यार्थी जुड़े हुए, ये समझो भी मेरे पक्के शिष्य हैं, वो जो मेरे से ऑफलाइन वगैरह पढ़ते हैं, वो भी पूरी रोज नहीं देखते, महीने में 10 दिन नहीं देते। जब उनको कॉल करें ना कि सर पीडीएफ दे दो, मैंने कहा क्लास देखी कि आज से देखनी शुरू करेंगे। तो जो निरंतर क्लास नहीं देखेगा उसको नुकसान होगा भाई। वो आपकी मर्जी है, देखो न देखो वो आपकी मर्जी है, कहना हमारा फर्ज है, आपको फायदा होगा। हमारा काम है कर्म करना, कर्म कर रहे हैं, अगर आप कर्म अच्छा करोगे तो आपको फल अच्छा मिलेगा। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।